क्या शादी सिर्फ एक रोमांटिक बंधन है या फिर ये जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला हो सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं नेपोलियन मेथड की, एक ऐसी सोच जो प्यार, पैसे और पावर के बीच के रिश्ते पर ही सवाल खड़े कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये थोड़ी विवादास्पद सी लगने वाली स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। अब स्क्रीन पर जो लाइन है वो इस पूरी फिलॉसफी की समझिए नींव है। शादी कोई रोमांस नहीं है, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा वित्तीय और राजनीतिक गठबंधन है। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना, और ये हमें प्यार और पार्टनरशिप के बारे में हमारी जो गहरी मान्यताएं हैं उन पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। तो हमारा मकसद है इस सोच के पीछे के लॉजिक को परत दर परत खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शादी को सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ते से कहीं बढ़कर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर देखने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती हैं। इस विचारधारा का जो तर्क है वो बहुत ही कह सकते हैं सीधा और थोड़ा कठोर है। इसके मुताबिक अगर कोई गरीबी की हालत में शादी के गठबंधन में बंधता है तो ये उसके पोटेंशियल का गला घोटने जैसा है, एक तरह की मौत की सजा। यहाँ दांव पर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि किसी इंसान का पूरा भविष्य लगा होता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ कामयाबी की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी माना गया है। आप देखते हैं कि इस मेथड को इसका नाम मिला कहां से। चलिए इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जिसने इस पूरी स्ट्रैटेजी को इंस्पायर किया। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि महत्वाकांक्षा और स्ट्रैटेजी का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो नेपोलियन ने यह सब किया कैसे? यह शतरंज की एक बहुत सोची समझी चाल जैसा था। देखिए, सबसे पहले उसने खुद को एक पावरफुल जनरल के तौर पर साबित किया। उसने अपनी वैल्यू बनाई। इसके बाद ही वो जोसेफिन से मिला, जो सिर्फ एक महिला नहीं थी बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का एक जरिया थी। उनकी शादी कोई प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव थी। इसी गठबंधन ने नेपोलियन के लिए वो दरवाजे खोले जिनकी उसे सम्राट बनने के लिए सख्त जरूरत थी। और यही इस केस स्टडी का सबसे बड़ा सबक है। नेपोलियन ने इस गठबंधन को आगे बढ़ने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, ना कि किसी रोमांटिक गेटअवे की तरह। उसने शादी तब की जब उसके पास टेबल पर रखने के लिए कुछ था, जब वो खुद पावरफुल था। ये बराबरी का या यूं कहें कि एक सोची समझी रणनीति का गठबंधन था। चलिए अब इस ऐतिहासिक कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रही है उसे समझते हैं। ये सिद्धांत दो बहुत ही अलग माइंडसेट पर टिका है। एक है लीवरेज यानी फायदा उठाने की पोजीशन में होना, और दूसरा है नीडीनेस यानी जरूरतमंद या निर्भर होना। इस सोच की जड़ें मैकियावेली के सदियों पुराने रणनीतिक नियम में है, कभी भी कमजोरी की स्थिति से किसी गठबंधन में प्रवेश ना करें। और ये सिर्फ राजनीति या जंग के लिए नहीं है। नेपोलियन मेथड के हिसाब से ये जिंदगी के सबसे बड़े गठबंधन यानी शादी पर भी लागू होता है। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ है लीवरेज वाला माइंडसेट। ये उस इंसान की दुनिया है जो लीडर बनकर आता है, जिसके पास ऑप्शंस हैं और जिसने अपनी वैल्यूज साबित कर दी है। और दूसरी तरफ है जरूरतमंद होने का माइंडसेट। ये उस इंसान की दुनिया है जो एक डिपेंडेंट बनकर आता है, जिसका एक ही मकसद है, किसी तरह सर्वाइव करना। एक मानसिकता आपको पावर देती है, दूसरी आपको कमजोर बनाती है। इस थ्योरी के मुताबिक जब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है तो वो रिश्ते के पूरे डायनामिक को ही बदल देती है। इसे अभाव की मानसिकता या स्कार्सिटी माइंडसेट कहते हैं। मतलब जब पैसों का स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो प्यार और देखभाल एक जिम्मेदारी या बोझ जैसा लगने लगता है, और ये चीज धीरे धीरे उस रोमांटिक कनेक्शन को ही खत्म कर देती है जिसके लिए रिश्ता बना था। ठीक है, तो इतिहास और थ्योरी की बात तो हो गई, लेकिन आज के जमाने में हमारी जिंदगी में ये सब कैसे फिट होता है? चलिए एक मॉडर्न बिल्कुल रिलेटेबल सा सिनेरियो देखते हैं जो इन संभावित खतरों को दिखाता है। चलिए एक 23 साल के लड़के की कहानी सोचते हैं। वो शादी कर लेता है, शायद प्यार में, लेकिन उसकी सैलरी कम है और करियर बस अभी शुरू ही हुआ है। उसके पास कोई खास लीवरेज नहीं है। फिर उसका पार्टनर एक छोटे शहर में सरकारी नौकरी ले लेता है क्योंकि सिक्योरिटी जरूरी है। अब अचानक क्या होता है, वो दोनों भौगोलिक रूप से उस जगह पर लॉक हो जाते हैं। अब उस लड़के के लिए किसी बड़े शहर में बेहतर मौके तलाशना या कोई करियर रिस्क लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसके सपने अब एक स्टेबल इनकम की जरूरत के पिंजरे में कैद होकर रह जाते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है कि वो इंसान मीडियोक्रिटी यानी एक औसत जिंदगी में फंस जाता है। उसका पोटेंशियल सीमित हो जाता है। और यहां पर असल गलती क्या थी? असल गलती थी कमजोरी की पोजीशन से, यानी अपना पर्सनल लीवरेज बनाने से पहले ही जिंदगी के इतने बड़े गठबंधन में खुद को लॉक कर लेना। तो चलिए
अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और नेपोलियन मेथड के जो मेन टेकअवेज हैं उन पर एक नज़र डालते हैं, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। यहाँ से हमें क्या सीख कर जाना है? तो इस पूरी स्ट्रैटेजी के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, शादी को सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल और पॉलिटिकल अलायंस की तरह देखिए। दूसरा, इस गठबंधन में घुसने से पहले अपनी ताकत खुद बनाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेपोलियन ने जनरल बनकर किया। तीसरा, रिश्ते में एक लीडर की तरह आइए, जिसके पास चॉइस है, न कि एक डिपेंडेंट की तरह जो सिर्फ सहारे की तलाश में है। और चौथा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, ये समझिए कि ज़रूरतमंद होना सिर्फ आपके पोटेंशियल को ही नहीं बल्कि उस रोमांस को भी ख़त्म कर देता है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ ये चर्चा खत्म करते हैं। पार्टनरशिप की इस दुनिया में स्ट्रैटेजी कहाँ खत्म होती है और रोमांस कहाँ से शुरू होता है? क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रैक्टिकैलिटी और इमोशंस के बीच बैलेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।